हम क्या करने वाले हैं, जीके के जो है 50 प्रश्न हम करने वाले हैं, 50 प्रश्न जीके के करने वाले हैं, ठीक है। और सारा प्रश्न हमारा प्रीवियस ईयर का रहेगा। तो हम 10 क्वेश्चन इतिहास प्राचीन वाला, 10 आधुनिक वाला, 10 भारत भूगोल, 10 विश्व भूगोल, 10 संविधान के क्वेश्चन करने वाले हैं और सारा हमारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, आप चाहे तो इसे स्पीड में भी देख के आराम से अपना 5 से 7 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा धौलावीरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। तो एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि जो धौलावीरा है वो गुजरात में है और इसका खोज धौलावीरा की जेपी जोशी ने किया था। जेपी जोशी ने धौलावीरा की खोज किया था, जेपी जोशी ने, ठीक है। और ये गुजरात में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है धौलावीरा। आगे प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है डी वाला, गुजरात में। तो सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। इसकी भी जो खोज किया था वो जेपी जोशी ने किया था, धौलावीरा, और इसकी खोज जेपी जोशी ने किया था, ठीक है। गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न हमारा कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। ये आरबीबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है हमारा रेम व्हीलर, ठीक है। तो रेम व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जिम्मा लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो को पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुराविद द्वारा की गई थी। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर है आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी। 1921 और कहीं कहीं 22 भी मिलता है, 1921 या 22 में, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे गैप है, कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे सी वाला, 3000 ईसा पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा वर्ष पुरानी है, 3000 ईसा पूर्व पुरानी है, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता, आगे प्रश्न है हमारा यहाँ पे गैप है, पूछ रहा है का विकास 5000 BC ईसा से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व के तलहटी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC ईसा पूर्व, ठीक है। आगे प्रश्न हमारा ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वो पश्चिमी भारत या पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे पश्चिमी भारत या पाकिस्तान भी कहते हैं। आगे प्रश्न है हमारा कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग गैप है के अस्तित्व से आई थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो लगभग कब आई थी। तो इसका सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व, लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास आई थी। आगे प्रश्न हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ईंट के बने भवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, आप लोगों को पता है, तो यहाँ ईंट के बने भवन मिलते थे। आगे प्रश्न हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्रयुगीन, लौहयुगीन, अक्षयुगीन, कांस्ययुगीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, कांस्ययुगीन। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्ययुगीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले बार कांसे का प्रयोग यहीं सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, ठीक है। और कांसा किसे कहते हैं, तांबा और टीन के मिक्सचर को हम कांस्य कहते हैं। तो हमने 10 क्वेश्चन देख लिया हमने प्राचीन इतिहास का। अब 10 क्वेश्चन देख लेते हैं आधुनिक इतिहास का, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आधुनिक इतिहास शुरू हो गया। पहला प्रश्न है कि 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए गैप है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। तो इसका सही आंसर है ए वाला, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो इसका सही आंसर है सी वाला 1498, बी 1498। आगे प्रश्न है हमारा कि वास्को डी गामा, यहाँ पे गैप है,
कहाँ पे समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था? मतलब वास्को डी गामा कब समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला पहला यूरोपीय था? सही आंसर है 1498। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला, 1498 सी वाला। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर आया था, ठीक है। कालीकट का जो शासक था वो जमोरिन था, जमोरिन, ठीक है, जमोरिन। आगे हमारा प्रश्न है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? पुर्तगाली व्यापारी गोवा में सबसे पहले किस सदी में आए थे? तो इसका सही आंसर है 16वीं सदी। हालांकि 15वीं सदी 1498 में जो है वो वास्को डी गामा आ गया था, लेकिन फिर वो वापस चला गया। उसके बाद जो पुर्तगाली आए वो 16वीं सदी में आए, ठीक है, 1503 के आसपास। आगे प्रश्न है हमारा कि यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों के किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो इसका सही आंसर है हमारा कालीकट। तो वास्को डी गामा जब सबसे पहले 1498 में आया था तो कालीकट ही आया था। यहाँ का शासक जमोरिन था जिसने इसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते कहाँ उतरा था? तो अक्सर इसका आंसर कालीकट ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला सही है, ए वाला, कप्पक डाबू केरल, कप्पक डाबू केरल जो कालीकट का एक स्थान है, ठीक है। तो ये याद रखना, कप्पक डाबू केरल कालीकट ही है। आगे प्रश्न है हमारा कि पुर्तगालियों द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार के स्वरूप में दे दिया गया? तो जो चार्ल्स द्वितीय हैं उन्होंने क्या किया, पुर्तगाल की महारानी कैथरीन पुर्तगाल की महारानी कैथरीन से शादी किया। तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई शहर उपहार के स्वरूप में दे दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? इसका सही आंसर है ए वाला, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि 1640 में स्थापित किया गया था और ये वर्तमान में मद्रास यानी चेन्नई में है। चेन्नई में है और पहले इसे मद्रास कहते थे। तो अंग्रेजों ने पहला जो किला बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला प्रश्न है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी, दक्षिण अफ्रीका। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। जब वास्को डी गामा भारत आ रहा था तो केप ऑफ गुड होकर ही आया था, ठीक है। तो हमारा 10 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास, 10 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास खत्म हो गया। अब हम 10 क्वेश्चन देख लेते हैं संविधान के, 10 क्वेश्चन हम देख लेते हैं संविधान के, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि जो प्रारूप समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर होना चाहिए 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत किया। आगे प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। आगे प्रश्न है हमारा कि कितने वर्षों लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? मतलब यहाँ पूछने का मतलब ये है कि कितने दिन में या कितने साल में हमारा संविधान बना था? तो लगभग में 3 साल हो जाएगा आंसर। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो है 2 साल 11 माह 18 दिन। तो इससे ही लगभग 3 साल मान लिया गया है, ठीक है। 2 साल 11 माह 18 दिन। आगे प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू पहले विदेश मंत्री थे, ठीक है। आगे प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है डी, R.K. षणमुखम चेट्टी, ठीक है। कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947, ठीक है, याद रखना। आगे प्रश्न हमारा कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब मसौदा समिति का गठन किया, यानी ड्राफ्ट कमेटी, कब इसका गठन किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे?
इसका सही आंसर है 19 अगस्त 1947। तो ऑप्शन नंबर ए 19 अगस्त 1947। आगे प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? इसका सही आंसर है एम एन रॉय ने। तो संविधान सभा का पहली बार विचार एम एन रॉय ने दिया था, वो भी 1934 में एम एन रॉय ने दिया था संविधान सभा के गठन का विचार। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? सही आंसर है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। अब हमने 10 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास, 10 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास, 10 क्वेश्चन संविधान देख लिया। अब हम 10 क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय भूगोल। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है। तो तेलंगाना महाराष्ट्र से लगता है, कर्नाटक भी लगता है, छत्तीसगढ़ भी लगता है, लेकिन उड़ीसा नहीं लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र यहाँ पे, उड़ीसा यहाँ साइड में है। आगे प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? नेपाल से जुड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे ये है झारखंड। तो झारखंड की सीमा नेपाल से जुड़ा नहीं है, क्योंकि झारखंड तो नीचे हो गया ना, छत्तीसगढ़ के पास हो गया, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगा हुआ है। तो नेपाल से टोटल 5 राज्य की सीमा लगती है, एक तो बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, पाँचवा सिक्किम। आगे प्रश्न है कि यहाँ पे गैप है, किन 2 देशों की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? किन 2 देशों की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो इसका सही आंसर है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 की सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे बड़ी सीमा किन 2 देशों की है, तो अमेरिका और कनाडा की है, अमेरिका और कनाडा की है सबसे बड़ी सीमा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार समूह को अलग करती है? तो इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल। तो ऐसे है, देखिए यहाँ पे ये मैं बता दूं कि यहाँ नीचे 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। तो 8 जो है वो मालदीव और मिनकाय, ये मालदीव और मिनकाय, और 9 जो है ये मिनकाय और लक्षद्वीप, और 10 जो है अंडमान निकोबार और निकोबार। ठीक है, आगे प्रश्न है कि 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। आगे प्रश्न है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने का अंतर है? मतलब गुजरात जैसे ये भारत है, जैसे ये भारत है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे गुजरात है। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है। तो पूछा है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने का अंतर है, कितने घंटे का या कितने समय का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है, इसके बीच में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, जब यहाँ पे सूरज निकलेगा तो इससे 2 घंटे बाद यहाँ पे सूरज निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 घंटे का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, 2 घंटे। आगे प्रश्न है कि सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो सही आंसर है 2 घंटे पहले, यानी गुजरात से 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य डूब जाता है। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? सही आंसर है पाक जल डमरू मध्य। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग। आगे प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी भू तट रेखा इनमें से किस राज्य की है? तो सही आंसर है गुजरात। तो भारत टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो तट पर बसे हैं। तट का मतलब समुद्र के किनारे बसे हैं। यहाँ गुजरात से लेके यहाँ उड़ीसा तक और पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा तक, पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, तो जिसमें गुजरात का सबसे लंबा तट रेखा है, और वो भी कितना, 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? प्रश्न है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर असम। सही आंसर असम से नहीं गुजरती। तो बता दूं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है मैं यहाँ पे आपको बता दूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
फिर हमारा हो गया त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। तो टोटल 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो 10 क्वेश्चन हमने प्राचीन इतिहास, 10 क्वेश्चन हमने आधुनिक इतिहास, 10 क्वेश्चन संविधान, 10 क्वेश्चन भारत भूगोल। अब 10 क्वेश्चन हम देख लेते हैं विश्व भूगोल का, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और हीलियम। तो बता दूँ तारों में 75% हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, और जो हीलियम होता है वो शायद 21% होता है, 21% हीलियम होता है, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा, यहाँ पे गैप है, आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। पूछा है कि कौन आकाशगंगाओं के, मतलब इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पूछा है कि आकाशगंगाओं का इनमें से कौन सा आकार नहीं होता है? तो आकाशगंगा स्पाइरल भी होता है, इरेगुलर भी होता है, इलिप्टिकल भी होता है, लेकिन रेगुलर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इरेगुलर नहीं होता है। आगे प्रश्न है कि ग्रेट बियर नाम एक है, ग्रेट बियर वो क्या है? तो इसका सही आंसर है ग्रेट बियर गैलेक्सी है, तारामंडल है। ग्रेट बियर गैलेक्सी है, तारामंडल है। ग्रेट बियर गैलेक्सी है, तारामंडल। तो बता दूं कि ब्रह्मांड में टोटल 100 अरब के करीब गैलेक्सी हैं, और हर एक गैलेक्सी में 100 अरब के करीब तारे हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक गैलेक्सी है ग्रेट बियर। आगे प्रश्न है कि हब्बल का नियम किससे संबंधित है? हब्बल का नियम किससे संबंधित है? सही आंसर है खगोलिकी से, हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित। आगे प्रश्न है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? सही आंसर है हीलियम। तो पहला तो है हाइड्रोजन जो कि 75% है, और हीलियम 21% के आसपास है, ठीक है। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा होता है? सही आंसर है सीरियस ए। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? इसका सही आंसर है सीरियस ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अंश के अवशेष। अंश के अवशेष को एक टूटा हुआ तारा नहीं कह सकते। आगे प्रश्न है कि निम्न में से भिन्न को चुने, निम्न में से भिन्न को चुने। तो यहाँ पे दिखा दूं कि ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, लेकिन ये ग्रह नहीं है, तो ये सबसे भिन्न हो गया। ये ग्रह नहीं है, सबसे भिन्न है, ये एक तारा है, लुब्धक एक तारा है, बाकी तीनों ग्रह हैं, ठीक। आगे प्रश्न है कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के दबाव को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है नेबुला यानी निहारिका कहा जाता है, नेबुला यानी निहारिका कहा जाता है। तो जो नेबुला यानी निहारिका है वो गैसों का मिश्रण, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों और धूल कणों का मिश्रण है। आगे प्रश्न है कि एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा क्या है? तो ये मिल्की वे के पास पड़ोसी गंगा है। तो जो हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम मिल्की वे है, जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम मिल्की वे है, इसका सबसे जो नज़दीक गैलेक्सी है वो मिल्कोमेड्रा है, एंड्रोमेडा है, वो एंड्रोमेडा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 50 प्रश्न। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।